बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ऐसे राइटिंग सीखेंगे आज, कैसे हम अच्छा सा ऐसे कैसे लिख सकते हैं। आपको पता है हम पैराग्राफ लिखना भी सीख चुके हैं और उससे पहले हम सेंटेंस लिखना भी सीख चुके हैं, ठीक है। इस लेसन में हम ब्रीफली आउटलुक करेंगे कि इसमें आउटलुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे अ लॉन्ग कंपोजिशन। हम एक बड़ा सा कंपोजिशन, ऐसे को लॉन्ग कंपोजिशन मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी पैराग्राफ्स। इसमें पैराग्राफ एक से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको लॉन्ग कंपोजिशन भी कहा जाता है ऐसे को। ये हम सीखेंगे। अपना अगर पिछला लेक्चर रिकॉल करें तो आपने क्या पढ़ा था, हमने पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्टरी मटेरियल पढ़ लिया था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ऐसे राइटिंग। मतलब एक लॉन्ग कंपोजिशन हैज़ 3 पार्ट्स, द इंट्रोडक्शन, द मेन बॉडी एंड द कंक्लूजन। और हमने इसको डिटेल से लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए लास्ट लेक्चर पे अगर आप ऐसे राइटिंग सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। देखें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, अगेन हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ऑफन कंप्लेन दैट दे हैव डिफिकल्टी इन गेटिंग स्टार्टेड, कि बच्चे अक्सर कंप्लेन करते हैं और ऐसा होता है, मेरे साथ खुद भी ऐसा होता है। मतलब अभी कुछ भी, अभी इस लेवल पे भी आके ना कुछ लिखने लगो तो वैसे थॉट्स बहुत आती हैं, क्लस्टर ऑफ थॉट्स होती है माइंड में, लेकिन ये है कि बंदा स्टार्ट कहाँ से करे, उसका इनिशिएट नहीं आ रहा होता। तो अब यहाँ भी यही बात है कि स्टूडेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं डिफिकल्टी उन्हें स्टार्ट करने में, कि वो स्टार्टिंग मटेरियल कैसे अपना करें, चूज करें। अ लॉट ऑफ टाइम स्पेंट इन थिंकिंग द फर्स्ट सेंटेंस, इतना ढेर सारा टाइम गुजर जाता है पहला सेंटेंस ही, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक बात है ये। No, if you know about the what the purpose of an introduction is, you would not have so much difficulty. अगर आपको पता चल जाएगा कि इंट्रोडक्शन का एक्चुअल पर्पस क्या, ये होता किस लिए, फिर आप उसके लिए उसको डिज़ाइन कर लेंगे, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन का हम पर्पस देखते हैं। 4 पर्पसेज हैं इसके, इनको आपने मेमोराइज भी करना है, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। 4 पर्पस में से फर्स्ट पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, द टॉपिक ऑफ द एसे। कि आपका जो ऐसे दिया गया आपको लिखने के लिए, पहले तो आप उसके टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपने करवाना है, ठीक है, अपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में। ये जो 4 चीज़ें हैं इसको अपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में मद्देनजर रखना है, इसके मुताबिक आपने अपना इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। कि आपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन करा दिया, ऐसे का जो टॉपिक है आपका लॉन्ग कंपोजिशन है ऐसे या वट एवर। गिव अ जनरल बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, और टॉपिक का इंट्रोडक्शन के बाद उसका जनरल बैकग्राउंड देना। ये बात आपने जहन में रखनी है, जनरल बैकग्राउंड, सारा बैकग्राउंड उसकी पूरी, उसके दादा से सारी उसकी, बल्कि परदादा लकर दादा से हिस्ट्री नहीं आपने बतानी, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना, ये बहुत ब्लंडर हो जाएगा। इससे आपका जो स्टार्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन ही बैड पड़ेगा अगर आप ज़्यादा बैकग्राउंड देंगे। सिर्फ जनरल बैकग्राउंड देना, मोटी मोटी बातें, आगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफाई द ओवरऑल प्लान ऑफ द ऐसे, आप ऐसे में पूरा क्या बताने जा रहे हैं, एक उसकी समरी प्लान की अपना इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में बता दें, ठीक है। अराउज द रीडर्स इंटरेस्ट इन द टॉपिक, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। ऐसा आपने ज़रूर करना है, जब तक रीडर को आपके टॉपिक से आपका जो डिटेल्स है उससे इंटरेस्ट नहीं आया होगा ना, जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं अराइज होगा वो कभी भी उसको फर्दर रीड नहीं करेगा। आपने उसको ऐसा करना है, हमने पढ़ा था ना लास्ट में कि हम इंटरेस्ट डिवेल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें, किसी कोटेशन से स्टार्ट करें, कुछ इंटरेस्टिंग बात से, वो सारा कुछ उसका इंटरेस्ट डिवेल्प करने के लिए रीडर का, ठीक है। ये 4 चीज़ें इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ आपने लिखते हुए माइंड में रखनी है, ठीक है। If you remember the introductory paragraph has 2 parts, general statement और thesis statement। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ की 2 पार्ट्स होते हैं, जनरल स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। इसको भी आपने याद करना है। आई थिंक ये लास्ट हमने उसमें भी लास्ट अपने टॉपिक में भी इसको हमने हाईलाइट किया था, लेकिन इधर भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको आपने याद करना है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन शार्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट हम देखें, लुक एट द फॉलोइंग इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, नोटिस द 2 पार्ट्स, जनरल स्टेटमेंट और थीसिस स्टेटमेंट। इसको आपने नोटिस करना है इस पैराग्राफ में। देखें, एनीवन बोर्न इन द 20th century विल हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन द नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि 20वीं सदी में जो भी पैदा हुआ है उसने क्या देखा है, ढेर सारी चेंजेस देखी हैं, नियरली इवन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन, इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में उस इंसान ने जो 20वीं सदी में पैदा हुआ है बहुत सी तब्दीलियाँ देखी हैं। While some found these changes fascinating, others found some discomforting, and they want to return to the simpler, less mechanical lifestyle of the past। कि कुछ लोगों ने इन तब्दीलियों को अच्छा महसूस किया और कुछ लोगों ने इसको डिसकम्फर्टिंग यानी कि बेआराम, यानी कि उससे वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको अच्छा नहीं महसूस किया। तो जिन्होंने अच्छा नहीं महसूस किया वो लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी जो पास्ट लाइफ है जो उसके पास में था, मतलब सिंपल लाइफ थी विदाउट मशीनरी, विदाउट टेक्नोलॉजी, उस लाइफ स्टाइल में वो वापस चले जाएं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द 20th century brought about a higher standard of living। दूसरी तरफ के 20वीं सदी एक मतलब लिविंग ज़िंदगी गुजारने का एक अच्छा मयार लेके आई है।
अलोंग विद हायर पोल्यूशन लेवल, आलूदगी का लेवल भी ज़ाहिर ज़्यादा हो गया है, द वीकनिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड द डायमेंशनिंग ऑफ स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज़। इसमें क्या हुआ है, इंसानों के जो रिलेशंस हैं यानी कि ताल्लुकात वो भी कमज़ोर हो गए हैं, और डायमेंशन यानी कि जो सिमतें हैं स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यू, इसको इखलाकी कदरें और जो रूहानी कदरें हैं वो भी कम हो गई हैं। ठीक है, ये बातें अब आपको समझ आ गई। अब देखते हैं हमने क्या नोटिस करना है। यू विल हैव नोटिस दैट द फर्स्ट सेंटेंस इन दिस पैराग्राफ इज अ जनरल कमेंट अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। पहला लाइन क्या थी हमारी, पहला सेंटेंस जो था इस पैराग्राफ में, कि 20वीं सदी में जो लोग पैदा हुए हैं उन्होंने क्या देखा, बहुत सी चेंजिंग देखे 20वीं सदी में। जनरल सी बात है। अब चेंजेस कौन सी देखे, उसने स्पेसिफाई नहीं किया। चेंजेस टेक्नोलॉजी में देखी है उसने, एग्रीकल्चर की फील्ड में चेंजिंग देखी है, या कौन सी फील्ड में, और थाउजेंड्स ऑफ फील्ड है लाइफ की, तो कहाँ चेंजेस देखे, बिल्कुल भी नहीं। इसने बिल्कुल टोटली जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है ना। इट्स पर्पज इज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर एंड टू इंट्रोडक्शन द टॉपिक ऑफ है ऐसे। इस पहली लाइन जनरल स्टेटमेंट, इसका पर्पस क्या था, अब रीडर की अट्रैक्ट हो गया टॉपिक की जानिब कि अब चेंजेस उसने देखे हैं तो आगे देखूं क्या चेंजेस देखे हैं, मतलब किस चीज़ से वो हैरान हुआ, या चेंजेस देख के उस पर उसका इंपैक्ट क्या हुआ। मतलब थोड़ा सा हमें एक क्या उसे कह लें, एक ईगरनेस पैदा होती है ना आगे जानने की, ये अट्रैक्ट करता है अटेंशन रीडर की। ठीक है। और दूसरी तरफ इसने इंट्रोडक्शन भी करवा दिया टॉपिक का। भला क्या इंट्रोडक्शन रहा कि 20th सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी आई है, जो चेंजेस आई हैं, या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आया हुआ है, या कुछ भी उसका टॉपिक, आप इसको कई नाम टॉपिक इसके बन सकते हैं इस एक जनरल स्टेटमेंट से। ठीक है। द सेंटेंस नंबर 2 इज मोर स्पेसिफिक। सेंटेंस नंबर 2 स्पेसिफिक था। सेंटेंस नंबर 2 वाला क्या था, ये हम देख लेते हैं। वाइल सम फाउंड दीज चेंजेस फैसिनेटिंग। हाँ, स्पेसिफिक, थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। कुछ लोगों ने उसको अच्छा महसूस किया चेंजिंग को, और कुछ लोगों ने उनको डिस्कम्फर्ट महसूस किया। कुछ लोगों ने, मतलब फिर भी वन पीपल और वन क्लास ऑफ पीपल या वन कम्युनिटी या वन ग्रुप स्पेसिफाई नहीं किया। सम इधर लिखा हुआ है, अगेन अदर्स, मतलब कुछ और कुछ। ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफाई हो गया सेकंड सेंटेंस। ठीक है। द थर्ड सेंटेंस इज द थीसिस स्टेटमेंट एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन द इंट्रोडक्शन। वाई, क्यों भला? थर्ड सेंटेंस में क्या है, क्या है कि दूसरी तरफ जो 20वीं सदी है वो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाई है। देखा, अब उसने असल बात की है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, जो आपकी जनरल स्टेटमेंट को टोटली सपोर्ट कर रही हो, उसको एविडेंस उसके हवाले से दे रही हो, और उसके एक क्या लें इलिस्ट्रेशन दे रही हो। इलिस्ट्रेशन इस वे में दे रही है कि इधर है कि जो चेंज हो गया 20th सेंचुरी में, बहुत से चेंज देखने को आए हैं। चेंज अब कहाँ देखने को आए हैं, ये जनरल स्टेटमेंट की ये थीसिस में स्टेटमेंट इसको टोटली सपोर्ट करी है कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, पोल्यूशन भी बढ़ गई है, और इंसान के जो रिलेशंस है वो भी कम हो गए। देखें कितना ज़्यादा इसको स्पेसिफाइड यहाँ किया गया है, टोटली उसको जनरल स्टेटमेंट को स्पेसिफाइड कर दिया गया बाय थीसिस स्टेटमेंट। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? होप सो आप पॉइंट मेरा गेट कर रहे हैं। बिकॉज इट स्टेट्स द स्पेसिफिक टॉपिक, वही बातें जो मैंने आपको बता दी हैं कि ये स्पेसिफिक टॉपिक को स्टेट कर रही है कि 20वीं सदी में जो स्टैंडर्ड हाई हुआ है, लिविंग का स्टैंडर्ड हाई हुआ, पोल्यूशन ज़्यादा हुई है, ह्यूमन रिलेशंस वीक हुए हैं, वो सारा कुछ डिटेल से स्पेसिफिकली उनके नाम लेके बता रही है ये स्टेटमेंट थर्ड। इसलिए इसको कहेंगे हम थीसिस स्टेटमेंट। एंड लिस्ट द मेजर सब टॉपिक्स, इसने मेजर सब टॉपिक्स भी दे दिया है। अब अगर आप, ये आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है, इसके बाद आपने लॉन्ग कंपोजिशन लिखना है, तो पहले में आप बता दें कि स्टैंडर्ड ह्यूमन स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव हुआ है। आप बताएंगे कि टेक्नोलॉजी आई है, एडवांसमेंट आई है इसमें काम करने में, और जो दूसरे काम है हर काम, मतलब स्टडीज़ में भी ऑनलाइन ये सिस्टम हो गया, उसके बाद जॉब में भी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग को, ये सारा कुछ चलता है। मतलब एक एक चीज़ को आप इलिस्ट्रेट करके अपना अगेन उस टॉपिक को, उस पैराग्राफ को सपोर्टिंग डिटेल देकर आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इस थर्ड जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है, इसने आपको सब टॉपिक्स दे दिए हैं। अब दूसरा सब टॉपिक कौन सा है कि पोल्यूशन इंक्रीज हुआ है, इसको भी आप डिटेल देके इस पर जितना चाहे आप लिख सकते हैं। और तीसरी ह्यूमन रिलेशन वीक होने वाला, उसके बाद स्पिरिचुअल एंड जो दूसरी मॉरल वैल्यूज़ वाला, इस पर भी आप बहुत सारे लिख सकते हैं। इसने आपको जो थर्ड आपकी थीसिस स्टेटमेंट है उसने आपको सब टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिया। बेटा अगेन इसको सुने कि एक आपका जो टॉपिक्स एक आपका लॉन्ग कंपोजिशन है, उसको जो पहला पैराग्राफ होता है उसको आपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिखना है। उसमें आपने 4 चीज़ें माइंड में रखें जो अपने ऊपर हमने पढ़ी। उसके बाद 2 पार्ट्स होते हैं इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ के। फर्स्ट इज जनरल स्टेटमेंट एंड सेकंड इज थीसिस स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट में आपने जनरल आइडिया देना और टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, अपने जो कंपोजिशन है उसका। और जो थीसिस स्टेटमेंट है उससे आपके सब टॉपिक्स भी निकल आएंगे, और आपके जो जनरल स्टेटमेंट है उसको वो टोटली सपोर्ट कर रही होगी विद एविडेंस। क्लियर हो गया?
दैट विल बी एड्रेस इन द मेन बॉडी ऑफ द ऐसे। वही बात के जो सब टॉपिक हैं ये मेन बॉडी ऑफ द ऐसे में एड्रेस होंगे। और एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इवन इंडिकेट द मैथड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऐसे सच एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑर्डर इंपॉर्टेंस, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट और काज एंड अफेक्ट। ये सारे ऑर्डर्स हमने पढ़े हुए हैं। अब वो यही बता रहा है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को आप इस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर सकेंगे तो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट द थीसिस स्टेटमेंट देन, अब थीसिस स्टेटमेंट बता रहा है क्या करती है, स्टेट्स द मेन टॉपिक्स। थीसिस स्टेटमेंट मेन टॉपिक को सपोर्ट करती है। ये भी आपने याद करना है कि थीसिस स्टेटमेंट क्या क्या करती है, 4 काम जो करती है इसको आपने मेमोराइज करना है, ठीक है। सेकंड हम देख लेते हैं लिस्ट द सब डिवीजन ऑफ द टॉपिक। अगेन है दी ना उसने हमें सब डिवीजन टॉपिक की जो उसकी लिस्ट ये दे दी ना हमें थीसिस स्टेटमेंट में। तीसरा काम क्या करते हैं, मे इंडिकेट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऐसे। मेथड ऑर्गेनाइज करना है हमें कैसे ऐसे को। अब इसने हमें बताया कि पहले आप लिखेंगे ह्यूमन स्टैंडर्ड के बारे में, फिर आप पोल्यूशन के बारे में, फिर आप वैल्यूज़ के बारे में लिखेंगे, फिर ह्यूमन रिलेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन बता दी ना, पहले ये फिर ऑर्गेनाइज कर दिए इसने हमारे ऐसे को हमारी थीसिस स्टेटमेंट में। और फोर्थ पे क्या किया, यूजुअली स्टेटेड इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। थीसिस स्टेटमेंट जो होती है एक तो ये लंबी भी होती है और इसीलिए और आमतौर पर ये आती है लास्ट लाइन, मतलब लास्ट जो सेंटेंस होता है हमारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का वो जनरली इज़ अ थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। आमतौर पर ऐसा होता है लेकिन आपके लेवल पे ऐसा ही होता है, ठीक है। इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर लें। अगर कोई और आया तो नेक्स्ट फर्दर आ जाएगा, हम उसको समझ लेंगे। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। In the following 3 introductory paragraphs, the sentences in each are not in the correct order. ये सारे उल्टे सीधे सेंटेंस लिखे हुए, इनको हमने करेक्ट ऑर्डर में करना है, ठीक है। rearrange the sentences beginning with the most general statement first until the introduction becomes more specific, ठीक है। मोस्ट जनरल जैसे हमने ऊपर पैराग्राफ देखा, पहले मोस्ट जनरल फिर सम स्पेसिफिक फिर स्पेसिफिक और लास्ट पे थीसिस स्टेटमेंट, ऐसे हमने इनको अरेंज करना है। थीसिस स्टेटमेंट शुड कम लास्ट, ठीक है। ये हमने इन पैराग्राफ को करना है। अब आपने अच्छे बच्चों की तरह ऐसे करना है जैसे हम पहले करते होते हैं। मैं आपको समझाती हूँ पैराग्राफ डिटेल से, ठीक है। आपने इसको अपनी नोटबुक पे खुद ऑर्डरली अरेंज कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखनी है, ठीक है, ताकि आपको खुद भी कॉन्फिडेंट बिल्ड हो कि आप कर सकते हैं। देखें फर्स्ट पैराग्राफ, लाहौर's heavy traffic problems can be solved by building under and overhead passes along the canal roads, by improving the public transport system within the city and by building rapid transit system from the rural areas to the city। अब जो अच्छे बच्चे हैं वो तो इधर ही अंडरस्टैंड कर गए हैं। इतनी लंबी लाइन है, ऐसे ठोक देते हैं शुरू में ही कि इस तरह कर दें, इतनी लंबी बात को पढ़ने वाला वैसे ही फेडअप हो जाए कि ये पता नहीं इधर किधर से बात उठा के ले आया है। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑलवेज कंसाइज होती है, जनरल होती है और शॉर्ट होती है। जितनी शॉर्ट आप बना सकते हैं, एज शॉर्ट एज पॉसिबल यू कैन, आपको उतनी करनी चाहिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो होती है, ठीक है। अब ये कितनी बड़ी है, खैर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन समझाती हूँ। ये आपने खुद करना है कि ये किधर आएगी और ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये आपने बताना है कि लाहौर की जो हैवी ट्रैफिक प्रॉब्लम है ना वो कैसे सॉल्व की जाती है कि बिल्डिंग्स के अंडर बिल्डिंग्स बना दें, मतलब बिल्डिंग्स जो है क्या उसको कहते हैं, वो जो तहखाने होते हैं वो बना दें। और क्या करें, ओवरहेड पासिस बना दें, मतलब कैनाल रोड से पासिस बना दें, उसको कहते हैं ब्रिज और पुल वगैरह बना दें, ओवरहेड पासिस बना दें। और इम्प्रूविंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ज़्यादा इंप्रूव करें विद इन द सिटी, ताकि लोगों की जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है मतलब कार्स वगैरह वो कम हो और उससे भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी, ठीक है। और क्या करें, बिल्डिंग रैपिड ट्रांसिट सिस्टम फ्रॉम द रूरल एरिया टू द सिटी, रैपिड ट्रांसिट सिस्टम लगा दें, मतलब कि जो देहातों से शहरों की तरफ जो आती हैं ना बिल्डिंग्स, उनमें क्या करें, यानी कि उनका ट्रांजिट सिस्टम जो है वो रैपिड कर दें, ठीक है। ये इसने सारा हमें एक किस्म का तफसील बता दी। समझ रहे हैं ना आप, ये कौन सी स्टेटमेंट है मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद बताएंगे। सेकंड देखें, ट्रैफिक कंजेशन is caused by thousands of cars, vans and buses that come into the city from the neighboring small towns, as well as from thousands of the cars that come from within the city limits। कि जो ट्रैफिक की कंजेशन क्या आते हैं, एक जैसे कंजस्टेड नहीं हो जाता, मतलब इतनी ढेर सारी ट्रैफिक के बहुत हैवी ट्रैफिक जिसको कहते हैं कंजस्टेड बन जाता है एक इन्वायरमेंट। तो ये क्यों है, थाउजेंड्स ऑफ कार, हज़ारों की तादाद में कार्स आती हैं, वैन्स बसेस जो साथ वाले टाउन से आती जाती हैं, उसके बाद सिटी के अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ लोगों की कार है अपनी जो उनकी पर्सनल ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करते हैं, और ये सारा कुछ, ठीक है, सिटी की लिमिट्स में। इससे क्या होता है, ट्रैफिक कंजस्टेड हो जाती है। अगेन ये भी डिटेल स्टेटमेंट है, नोट किया ना आपने। थर्ड देखें, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स दैट लाहौर फेसिस विद इज ट्रैफिक कंजेशन। पहले डिटेल बता के अब बता दिया कि जो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम लाहौर फेस कर रहा है वो ट्रैफिक कंजेशन की है। अगेन ये स्टेटमेंट कौन सी है मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे, ठीक है।
अच्छा, दिस ह्यूज प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व बिफोर इट गेट्स वर्स। इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए इससे पहले कि ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए। करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड फाइनली थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये 3 2 1 4 4 1। अब हमने क्या करना है कि आपने इसको पास करें वीडियो को और ख़ुद लिखें, ठीक है, फिर आप इसको प्ले करें। 1 2 3 चले, अब बताते हैं। अब मैं आपको इसका बताती हूँ, मुझे पता है आपने अच्छे बच्चों की तरह नोट कर लिया होगा। बेटा आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन लर्न इट, अदरवाइज आप कभी भी इसको नहीं सीख पाएंगे, ना ऐसे राइटिंग ना पैराग्राफ राइटिंग। अच्छा, और ये जान है इंग्लिश की, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अब मैं लेक्चर आपको दूसरे वाला दे रही हूँ, लेकिन ये सुनने वाला है कि CSS और जो जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, जब आप अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, उसके लिए आप पे आपकी इंग्लिश पे ग्रिप जो होना नेसेसरी है। और वो किस लिए आएगी, ये जो बेसिस आपको बताई जा रही है इनसे आएगी, ठीक है। कभी भी क्रैमिंग से या इस तरह आप की कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स उसको क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा चले हम बताते हैं, पहले हमने कौन सी जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं ना हम, ये हमारा इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ हो गया। पहली जनरल स्टेटमेंट आपको कौन सी लग रही है? आपने बल्कि लिखी होगी, और मुझे पता है आपने ये लिखी होगी, थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जनरल है। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम द लाहौर फेसेस विद। अब देखिए ये इतनी जनरल स्टेटमेंट है कि लाहौर जो है सबसे बड़ी सीरियस प्रॉब्लम जिसको वो फेस कर रहा है ट्रैफिक कंजेशन है। बहुत जनरल स्टेटमेंट है। अब ट्रैफिक कंजेशन में हज़ार मसाइल आते हैं कि गाड़ियाँ लोगों के अपने ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करते हैं ज़्यादा, और इधर से आती हैं टाउन्स की गाड़ियाँ आती हैं, बसेस स्कूल वैन्स होती हैं, उसके बाद ब्रिज सिस्टम पासिस, ये जो ओवरहेड पासिस सिस्टम वो नहीं अच्छा, केनार रोड्स की प्रॉब्लम है, और ये सारी प्रॉब्लम। अब उसने जनरली उसको एक लाइन में बता के सारा कुछ इसमें कवर कर दिया, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड पे फिर आएगी ये वाली स्टेटमेंट कि ये वाली ह्यूज प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना चाहिए इससे पहले कि ये ज़्यादा ख़तरनाक हालत तक चली जाए। अब थोड़ा सा स्पेसिफाइड हुआ है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, थोड़ा सा स्पेसिफाइड हुआ है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। हो गई ये दो स्टेटमेंट्स। उसके बाद हमारी स्टेटमेंट, अब ये दो हमारी लंबी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। एक तो होगी क्या उसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट बनेगी, और दूसरी भी उससे पहले आएगी स्पेसिफाइड स्टेटमेंट जो, ठीक है। ये ट्रैफिक कंजेशन इज कॉज्ड बाय, अब ये थर्ड पे आएगी। पहली ये हो गई तीसरी वाली, और ये दूसरी ये हो गई जनरल समहाउ स्पेसिफाइड, एंड दिस थर्ड स्टेटमेंट इज स्पेसिफाइड, जो सेकंड सेंटेंस है ये तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। और लास्ट पे फोर्थ पे हमारा ये आएगा जो पहला सेंटेंस दिया, ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट भी है। पूछे भला कैसे? वो ऐसे कि देखें प्रॉब्लम सॉल्व करने के हमें तरीके बता रहा है कि बिल्डिंग अंडर बिल्डिंग्स जो ये कर दी जाएँ, बिल्ड कर दी जाएँ, ओवरहेड पासिस बना दिए जाएँ अलोंग द कैनार रोड्स के साथ ओवरहेड पासिस बना दिए जाएँ, और क्या किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया जाए सिटी के अंदर, और जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटी ये किया जाए। अभी एक एक जो इसने बात दी हुई है, इस एक एक बात पे हम पूरा पैराग्राफ लिख के अपना पूरा ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं इस इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ के साथ। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं इसको बहुत डिटेल में इस तरह इसलिए लेके जा रही हूँ कि ये बहुत समझने वाली बात है, और आपने इसको इधर ही समझना है, आगे समझना नहीं, आगे आपने खुद करना है, आगे मैं आपको कंसाइज बताऊंगी। समझ गया ना बेटा? ये हमारी जनरल स्टेटमेंट, ये समहाउ स्पेसिफाइड, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट, एंड दिस फोर्थ वन जिस जो इधर पहले नंबर पर लिखी हुई है, दिस इज अवर थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमें सारे टॉपिक्स बता रही है जो हमने सब टॉपिक्स आगे ऐसे में करने हैं, ठीक है। आगे बी पे देख लेते हैं। हाउएवर इन अदर्स, however का मतलब है ताहम दूसरे, द न्यूक्लियर फैमिली दैट इज ओनली पेरेंट्स एंड देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन लिविंग इन वन हाउस होल्ड इन द रूल। अब हाउएवर से पता चल रहा है कि कभी पैराग्राफ इधर से शुरू नहीं हो सकता, ये तो कंटिन्यूटी है किसी वर्ड की, किसी पैराग्राफ की, किसी सेंटेंस की, किसी बात की, पीछे कोई बात है उसके आगे ये बात हुई है, ठीक है ना। ऐसा ब्लेंडर कभी भी नहीं करना कि इधर से पैराग्राफ स्टार्ट कर लें। अच्छा खैर सुने कि न्यूक्लियर फैमिली होता है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है जो मतलब कहते हैं जॉइंट फैमिली भी जिसको कहते हैं हम, और न्यूक्लियर फैमिली जो सिर्फ आपके दादा दादी साथ नहीं रहते होते, अलग रहते होते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। पता ही होगा आपको, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि जिसमें पेरेंट्स जो है अपने देयर चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, और वो उनके साथ ही घर में रहते हैं, ठीक है। पीपल इन डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट सिस्टम फॉर फैमिली लाइफ, कि जो मुख्तलिफ सकाफत के लोग हैं उनके अपना अपना फैमिली लाइफ भी मुख्तलिफ होता है। इन मैनी कल्चर पीपल लिव इन एक्सटेंडेड फैमिलीज इन विच 3 जनरेशन शेयर द सेम हाउस। एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि 3 नस्लें एक ही हाउस में रहती हैं, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम, ठीक है। इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द फैमिली सिस्टम इज अंडर गोइंग ग्रेट चेंजेस। दुनिया के सारे हिस्सों में फैमिली सिस्टम जो है तब्दीलियों का शिकार होता रहता है, ग्रेट चेंजेस का। इन पाकिस्तान टू द ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम, the extended family is rapidly giving way to the nuclear family, and this could have enormous effect on our society.
कि जो हमारी एक्सटेंडेड सिस्टम है पाकिस्तान में, ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम का मतलब होता है जो तहजीब हमारी चल रही है फैमिली सिस्टम की, वो एक्सटेंडेड फैमिली है। ये रैपिडली ग्रो कर रहा है, मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है। जो एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है तेज़ी से किस तरफ बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ। मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम या इकट्ठा रहने का निज़ाम खत्म होकर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ जा रहा है, ठीक है। एनॉर्मस इफेक्ट ऑफ दिस, इसके सोसाइटी पे, माशरे पे बहुत सारे असरात हैं। ओके, ये हमारी बात ख़त्म हो गई। अब आपने इसको करना है कंसाइज, बल्कि ये देखें 2 3 1 4 5, ये मुझे लगता है चीटिंग लिखी हुई है, यहाँ भी लिखी हुई है, मैंने नोट नहीं किया क्योंकि मेरा सारा फोकस आपको पढ़ाने पे है ना, तो ये शायद इसका सोल्यूशन है। बल्कि थर्ड वाला, हाँ ये थर्ड वाला ही फर्स्ट पे किया, उसके बाद ये फर्स्ट वाला कह रहा है, 2 वाला कह रहा है, 2 वाला तो नहीं आता, उसके बाद ये 4th वाला आता है। ये अगर चीटिंग भी है तो गलत लिखी हुई है, पहले थर्ड वाला आता है बच्चे, उसके बाद 4 वाला आता है, फिर ये वाला आता है 2 वाला, और फिर आता है 1 वाला, ठीक है। इधर लिखा हुआ है 2 वाला पहले लिखा हुआ है ये वाला, और 4 वाला बाद में, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा क्योंकि हमने जो ऊपर पढ़ा जनरल से स्टेट, अब मैं इसको डिस्क्राइब करने बैठती हूँ। खैर सुने कि ऊपर जनरल से हमने जाना ना स्पेसिफिक की तरफ, तो पहला ये जनरल है कि मोस्ट वर्स्ट प्रॉब्लम है, और फिर इसी ह्यूज प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया कि इससे पहले ये वर्स्ट हो जाए प्रॉब्लम, हमने इसको सॉल्व करना है, और फिर आगे ट्रैफिक कंजेशन को हमने एक्सप्लेन कर दिया मोर, ठीक है। और फिर ये हमने लास्ट पे किया। मेरे ख्याल में तो यही है जो मैंने आपको बताया है। वेल अगर ये लगता है आपको तो आप ये कर लें, मतलब हमने वही जनरल से स्पेसिफिक की तरफ ही जाना है, जैसे आपका माइंड सेटिस्फाई हो वैसे आप करें, ठीक है। मैं आपको कंपेल नहीं करी कि आप ऐसे ही करें। वेल इसको हम देख लेते हैं। अगर ये चीटिंग लिखी हुई है तो फिर तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है कि पहले सेकंड पैराग्राफ, पीपल इन डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट सिस्टम फॉर फैमिली लाइफ, ठीक है। ये जनरल स्टेटमेंट है और छोटी सी स्टेटमेंट है। एक और क्लू भी आपको दे दूं मैं कि जो सबसे छोटी स्टेटमेंट होती है ना वही जनरल स्टेटमेंट होती है। मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन हमेशा वो उसी को नहीं पकड़ लेना आपने, जो दूसरे फैक्ट्स हैं उनकी भी तरफ देखना है, ठीक है। ये छोटी स्टेटमेंट है तो ये पहली जनरल स्टेटमेंट, फिर उसके बाद इन मैनी कल्चर्स, हाँ अगर हमने कल्चर्स की बात की है ना, और सेकंड पे फिर हम थोड़ा सा स्पेसिफाइड हो गए हैं। पहले हमने ओवरऑल डिफरेंट कल्चर्स की बात की है, अब हम मैनी कल्चर्स पे आ गए, ठीक है। थोड़ा सा स्पेसिफाइड हो गया, हमने ये लाइन की है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कि डिफरेंट कल्चर्स में क्या होता है, फैमिली सिस्टम है 3 जनरेशन तक चलता है। अब हम हमारी बात जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के साथ क्या चीज़, इसका ऑपोजिट क्या है, न्यूक्लियर फैमिली। ये रहा न्यूक्लियर फैमिली, इसके साथ ये सेंटेंस अटैच होता है कि डिफरेंट फैमिली सिस्टम में तीन नस्लों वाला फैमिली सिस्टम चलता है, और ताहम कुछ फैमिलीज जो है वो न्यूक्लियर फैमिली को प्रेफर करती हैं, ठीक है। इसके बाद ये स्टेटमेंट आएगी फर्स्ट वाली, ओके हो गया। उसके बाद हम करेंगे स्टेटमेंट अपनी ये इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर हाँ ये आएगी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या फैमिली सिस्टम चेंजेस का शिकार हो रहा है। और लास्ट पे हमारी ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट है। समझाऊँ भला कैसे, इसमें देखें ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम की बात हुई है, अब इसको हम पूरा एक पैराग्राफ इस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने ऐसे में, ठीक है। हमारा ये सब टॉपिक बन गया। फिर एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम आ गया, ये दूसरा हमारा सब टॉपिक बन गया। उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया, ये हमारा तीसरा सब टॉपिक बन गया। और फिर लास्ट वाला हमारा जो टॉपिक बनेगा सब टॉपिक, वो ये है कि हम उस पर सोसाइटी पे इफेक्ट्स बता देंगे। ये इफेक्ट से हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी बन जाएगा, और हमारा सब टॉपिक वाला भी जो रूल है वो भी फॉलो हो जाएगा। इससे हमारी थीसिस स्टेटमेंट से क्लियर हो गया बच्चों आपको। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। From observing animal behavior to measuring radio signals from celestial objects in space, scientists have tried different methods to predict earthquakes, but have so far been unsuccessful. देख लिया ना, इसमें 1 3 4 5 इतनी ढेर सारी बातें एक सेंटेंस में ठोक दी गई, और सेंटेंस भी कौन सा, पहला सेंटेंस। कितना गलत किया इसमें। आपको जब आप जनरल स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट, कंक्लूडिंग इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं, तो आपको पैराग्राफ स्टार्ट करते ही बेटा पता चल जाना चाहिए, बल्कि चल जाता होगा। होप्स हो कि आपको चल जाता होगा कि ये कितना डेंजरस है, ये आपकी राइटिंग को ये तबाह कर देता है, बिल्कुल आपके ग्रेड्स को खा जाने वाली बात है। अच्छा वेल आप इसको समझें कि ये जो ऑब्जर्व एनिमल के जो बिहेवियर ऑब्जर्व करके जो रेडियो सिग्नल, यानी कि एनिमल के बिहेवियर ऑब्जर्व करके रेडियो सिग्नल से मेजर करने की इनको कोशिश की जा रही है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आफाक में, यानी कि स्पेस में जो ऑब्जेक्ट रखे हैं, आसमानी ऑब्जेक्ट्स स्पेस में रखे हैं उनके ज़रिए, ठीक है। साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि वो अर्थक्वेक्स जो है, जलजले आते हैं, उनकी प्रिडिक्शन पहले कर लिया करें कि इस कंट्री में या इस रीजन में अर्थक्वेक आने वाला है, ताकि उसके मैक्सिमम लॉस से बचा जा सके, ठीक है। बट हैव सो फार बीन अनसक्सेसफुल, लेकिन वो नाकाम रहे इस काम में भी, इस काम के करने में, ठीक है। और मैं बताऊँ आपको कि ये इसलिए लिखा हुआ है कि जो एनिमल्स होते हैं ना उनको जल्दी पता चल जाता है, ऐसी कोई भी नागहानी या नेचुरल डिजास्टर्स या कोई ऐसी कुदरती आफत आनी हो ना, उनकी कुछ अल्लाह ताला ने उनमें खास सेंसेस रखे हैं जो जिससे वो प्रोडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जलजला, सैलाब वगैरह ऐसे वो कर लेते हैं। अच्छा ये बताया गया कि रेडियो सिग्नल्स के पेस में ऐसे हैं जो उनको बिहेवियर को ऑब्जर्व करके कोशिश कर रहे हैं साइंसदान कि हमें भी क्वैक की प्रेडिक्शन हो जाए करे, पता चल जाए करे, ठीक है।
नेक्स्ट देखें, अर्थक्वेक आर द मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स इन टर्म्स ऑफ लॉस टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कि इंसानी ज़िंदगी और उसकी जायदाद के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस कैटास्ट्रॉफिक होता है तबाहकुन। नेचुरल डिजास्टर सबसे कुदरती आफतों में से सबसे ज़्यादा तबाहकुन है अर्थक्वेक, ठीक है, इंसान की जान और उसकी प्रॉपर्टी के लिए। डिस्पाइट एडवांसमेंट इन साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट आर स्टिल नॉट एबल टू प्रोडिक्ट अर्थक्वेक। इतनी ज़्यादा उन्होंने एडवांसमेंट यानी कि तरक्कियाँ कर ली हैं साइंस में भी और टेक्नोलॉजी में साइंसदानों, लेकिन अभी तक वो एक अर्थक्वेक को यानी कि जल्जलों को प्रेडिक्ट करने के, उनकी पहले से पेशन गोई करने के बारे में नाकाम है अभी तक, ठीक है। आपको पता है ना, वेदर फोरकास्टिंग भी पहले हो जाती है, बारिश की, और ये सारी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो पहले फोरकास्ट हो जाती हैं, लेकिन जो अर्थक्वेक है उनकी प्रेडिक्शन अभी तक नहीं हो पा रही। दिस पेपर विल एग्जामिन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस of earthquake prediction, discuss each of the methods in more detail, and finally present data indicating the success failure ratios of each method correct order। सॉरी, ये करेक्ट ऑर्डर तो इसका चीटिंग लिखी हुई आपकी खैर छोड़े। अच्छा, देख रहे हैं आप 4 सेंटेंस, वो किस पेपर की तरफ बल्गा रेफर कर रहा है। ये जो आपने अभी लॉन्ग कंपोजिशन इसके बाद लिखना है ना, ये क्योंकि आपको पता है आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है, ये शुरू कर रहा है आपके लॉन्ग कंपोजिशन को। इस लॉन्ग कंपोजिशन को कहा जा रहा है कि ये पेपर है जो एग्जामिन कर रहा है हिस्ट्री ऑफ द साइंटिफिक, साइंसदानों की जो अर्थक्वेक प्रिडिक्ट करने के बारे में जो हिस्ट्री है उसको एग्जामिन कर रहा है। फिर इस पेपर में क्या डिस्कस हुआ, मेथड्स इन मोर डिटेल, अर्थक्वेक जो प्रिडिक्ट करने के उन्होंने मेथड्स यूज़ किए उनको डिटेल से डिस्कस किया गया, और फाइनली डेटा इंडिकेटिंग किया गया कि उनकी सक्सेस कहाँ तक हो चुकी है और उनकी फेलियर की रेशो क्या है हर मेथड में, ठीक है, जो उन्होंने मेथड यूज़ किए हैं। देख रहे हैं ना बेटा, ये हमें सेंटेंस अगेन सारा कुछ हमारे आगे जो पेपर में हमने पूरे अपने लॉन्ग कंपोजिशन में लिखना वो हमें बता गया है कि पहले हिस्ट्री जो पैरा हमारा सब टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ प्रोडिक्शन की, कैसे उन्होंने प्रोडिक्ट करते रहे हैं, उसके बाद हम ईच मेथड को डिस्कस करेंगे कि वो कैसे उसको यूज़ करते रहे हैं, फिर हम उसके डेटा इंडिकेट करेंगे कि कितना डेटा सक्सेस हुआ और कितना फेलियर रेशो में गया, ठीक है। या अब हमने जो इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से जो अपना ऐसे लिखना है ना ढेर सारे पैराग्राफ का, उससे हमें सारे पैराग्राफ के टॉपिक्स उनके बता दिए, यानी कि ये सब टॉपिक्स हैं आपके मेन टॉपिक के। समझ रहे हैं ना बात मेरी। ये कौन सी स्टेटमेंट भला बनती थी, थीसिस स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको आपको आंखें बंद करके बता देना चाहिए कि ये थीसिस स्टेटमेंट है। वेल, ये तो हमने बात कर ली कि हमारी लास्ट पे आएगी थीसिस स्टेटमेंट। अब जनरल स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। वो सबसे छोटी स्टेटमेंट कौन सी है भला, ये सेकंड वाली, हाँ, ये सबसे छोटी स्टेटमेंट है और ये हमारी जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। अगेन बता रही हूँ, इस पर नहीं रहना है कि सिर्फ सबसे छोटी, बाकी फैक्ट्स भी देखने हैं। ये वैसे मैंने आपको एक क्लू बताया ईजी तरीका अंडरस्टैंड करने का और जनरल स्टेटमेंट को ढूंढने का, ठीक है ना। वेल, ये हमारी फर्स्ट पे आएगी, जनरल स्टेटमेंट है। कैसे जनरल है कि जो हम अर्थक्वेक्स हैं उनकी जो कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर्स है उनको उसको एक जनरल वे में बता दिया। अब लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस तो होता है, अब उसको स्पेसिफाइड तो नहीं ना किया कि इस तरह इतने लेवल का हो तो इतनी प्रॉपर्टी लॉस होगी, इतनी प्रॉपर्टी जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो जाएगी या इतनी लाइफ उससे चली जाएंगी, स्पेसिफाइड नहीं है, जनरल है। अगेन बार बार कह रही हूँ ये जनरल स्टेटमेंट है, इसको समझे जनरल स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट आएगी सम हो स्पेसिफाइड, वो ये थर्ड वाली है, ठीक है। ये देखें इधर चीटिंग में भी आपके लिखा हुआ है, ये थर्ड स्टेटमेंट आएगी। उसके बाद फिर फोर्थ आएगी हमारी, डेफिनेटली ये स्पेसिफाइड हो गई है कि रेडियो सिग्नल, और इसने हमें काफ़ी हद तक स्पेसिफाइड कर दिया। और ये फोर्थ तो हमारी हमें पहले से ही पता चल गया था कि हमारी थीसिस स्टेटमेंट है, ठीक है। लास्ट पे आएगी प्रैक्टिस नंबर 2 है, इसको भी कर लेते हैं, आंसर भी साथ ही लिखे होते हैं एक तो। Study these following thesis statements. Which method of organization, chronological order, comparison and contrast does each one indicate? हमने ये बताने कि कौन सा मेथड जो है इंडिकेट कर रही है। आपने पढ़े है ना क्रोनोलॉजिकल मेथड, हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था वो पीछे वाले लेक्चर में, उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा। खैर, पहला देखें, बिगनिंग फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड कंटिन्यूइंग थ्रू द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी से पहले का टाइम जो था उस पीरियड से शुरू करके अभी तक जो आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो टाइम है अभी तक, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान हैज़ चेंज रिमार्केबली, कि जो औरतों का स्टेटस है, औरतों का मयार है, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। रिमार्केबली का मतलब होता है मखसूस हद तक चेंज हुआ, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, आपने पढ़ा था ना क्रोनोलॉजी, इधर नहीं देखना, यहाँ आंखें बंद करके बल्कि इधर हाथ रख लें, आप वो रिकॉल करें अपना क्रोनोलॉजिकल आर्डर अच्छे बच्चों की तरह। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जिसमें हम टाइम का जिक्र कर रहे हो, देखें ना, प्री इंडिपेंडेंस आ गया आज़ादी से पहले, और अब का पीरियड आ गया पीरियड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का जो पीरियड है, फ़ौरन आज़ादी के बाद का पीरियड।
पीरियड्स का जिक्र हो रहा है और किस तरह कॉन्सिक्वेंस से चल रहा है। आज़ादी का पहले वाला पीरियड ज़ाहिर पहले था, बाद वाला पीरियड ज़ाहिर बाद में था, तो ये पहले जिक्र होना और ये बाद में, ये हमारा क्रोनोलॉजिकल आर्डर है। समझ आ गया ना आपको? अगर आपने वो क्रोनोलॉजिकल आर्डर वाला लेक्चर समझा हुआ तो फिर आप खुद ही बता देंगे अच्छे से, ठीक है। सेकंड देखें, डिस्पाइट द सेटबैक्स in the Zia period, the status of women in Pakistan has improved considerably, but it is still very low when compared to the status of women in the West. अब क्या कहते हैं कि जो ज़ियाउल के पीरियड में सेटबैक हुआ था बहुत ज़्यादा, मतलब इसने क्या किया था, बहुत सी ऐसी ज़ियाउल हक ने अपने इस्लाम के नाम पर मतलब बहुत सी इसने ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई थी जो बेसिकली इस्लाम की रूह तो नहीं थी। इस्लाम ऐसे तो नहीं कहता ना कि फ़ीमेल को सप्रेस करको ये कुछ ऐसा रखो, बल्कि उसको इज्जत देता है और वो सारा कुछ, मतलब उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी जो सेट बैक कर रही थी फीमेल्स को। मैं इन शॉर्ट आपको ये कहूँगी इधर, ठीक है। और क्या कहता है कि उसके डिस्पाइट, उसके बजाय भी क्या हुआ, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान हैज़ इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। इसके बाद भी ज़िया के इन कामों के बाद भी जो वुमेन का स्टेटस है पाकिस्तान में वो इम्प्रूव हुआ, लेकिन वो फिर भी लो है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट, कि वेस्ट में जितना उनका स्टेटस है उससे लो है। कंपैरिजन हो रहा है ना कि वेस्ट से कॉन्ट्रास्ट हो रहा है पाकिस्तान की वुमेन्स का, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। ये मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे हमने ये पढ़ा तो नहीं है लेकिन ये आपको पता चल जाना चाहिए कि जब कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन है तो ये वही वाला मेथड आएगा। थर्ड देखें प्रैक्टिस आपकी, द फॉलोइंग आर थीसिस स्टेटमेंट इन विच बोथ द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेजर सब डिवीजन ऑफ द टॉपिक आर इंडिकेटेड, ठीक है। दोनों चीज़ें हमें दी गई हैं, मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी और मेजर सब डिवीजन भी थीसिस स्टेटमेंट में। ईच सब डिवीजन विल बी द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ इन द मेन बॉडी। जो हमने ये पढ़ लिया और हमें पता है कि सारी की सारी जो सब डिवीजन हैं वो मेन बॉडी के एक पैराग्राफ का टॉपिक होती हैं, पता है ना आपको। जो सब डिवीजन जो हमें थीसिस स्टेटमेंट में बताई गई हैं वो मेन बॉडी जो हमने नीचे लंबा ऐसे अपना कंपोजिशन लिखना है उसके एक एक पैराग्राफ का टॉपिक है, और उस तरतीब से हमने टॉपिक लिखना है जिस तरतीब से हमने थीसिस स्टेटमेंट में सब डिवीजन यूज़ किए हैं, ठीक है। रीड द स्टेटमेंट एंड से what will be the topic of each paragraph, how many paragraph does an essay probably certain। आपने टॉपिक बताना है और ये बताना है कि कितने पैराग्राफ होंगे इस इंट्रोडक्टरी इस थीसिस स्टेटमेंट से कितने पैराग्राफ बन सकते हैं, और टॉपिक बताना है इस एसे का, ठीक है। पहला देखते हैं हम, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान हैज़ चेंज, वही वाला ऊपर वाला हमारा सेंटेंस है। नोटेबली इन द पाकिस्तान पास्ट डिकेड ड्यू टू इंक्रीज एजुकेशनल, नहीं ऊपर वाला नहीं है, खैर देखें दोबारा। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान हैज़ चेंज नोटेबली इन द पास्ट डिकेड ड्यू टू इंक्रीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कि पाकिस्तान में औरतों का मयार है मखसूस हद तक नोट करने की हद तक चेंज हुआ है पिछले डिकेड में। किस वजह से? इंक्रीज एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ इन ज़्यादा होने की वजह से और इकोनॉमिक यानी कि माशी तौर पर खुद मुख्तार होने की वजह से। अब आप बताएं टॉपिक, अच्छे बच्चों की तरह बताएं। मुझे पता है आपने सोच लिया होगा इसका टॉपिक क्या बोला, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, ये इसको टॉपिक है, ठीक है ना। अब ये इसको टॉपिक बन गया, हमारे ऐसे का टॉपिक है। अब हमने क्या लिखना है, अब हमने सब डिवीजन बतानी है ना, जो बाद वाले इसके बॉडी में पैराग्राफ आएंगे उनका क्या टॉपिक होगा। पहले का हमने टॉपिक लिखना है कि इंक्रीज इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, पहला जो हम इसके बाद पैराग्राफ लिखेंगे ना, ये हमारा अगर थीसिस स्टेटमेंट है ना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की, इसके बाद जो हम अगला पैराग्राफ सेकंड लिखेंगे ना अपने ऐसे का, उसका हम क्या लिखेंगे, इस पे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ पे लिखेंगे, ठीक है। फीमेल के लिए जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं ना पाकिस्तान में, उस पर हम लिखेंगे। उसके अगला हम लिखेंगे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे, ठीक है। 2 पैराग्राफ हम बना लेंगे और एक ये हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है। ज़्यादा भी बन सकते हैं, इसको ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करें, लेकिन आपके लेवल पे इतना इनफ है, ठीक है। स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान ये हमारा टॉपिक हो गया। हमने टॉपिक बताना था ना, ये लाइन पढ़ के सेंटेंस पढ़ के अपने ऐसे का टॉपिक बताना था, वो हमने बता दिया। और फिर हमने मेन पैराग्राफ्स बताने थे कि कितने इससे प्रॉबली निकल सकते हैं इस टॉपिक से, इसके बाद कितने पैराग्राफ हम इस टॉपिक से निकाल सकते हैं, वो हमने बता दिए। एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है। होप सो समझ आ गई होगी आपको। बी देखें, द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तानी सोसाइटी हैज़ अंडरगोन ग्रेट चेंजेस स्पेशली इन द एरियाज ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक सेल्फ रेलियंस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज,
कि ख़वातीन का जो किरदार है पाकिस्तान की सोसाइटी में वो बहुत सी चेंजेस का शिकार हुआ है, बहुत सी तब्दीलियों का, ख़ास तौर पर कौन से एरियाज़ में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी कि सियासी जो है उसमें सियासी शिरकत में, और दूसरी इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस में, और तीसरा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। ठीक है, अब 3 बातें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि ये 3 हमारे सब टॉपिक्स बन गए हैं। उसका टॉपिक क्या बनेगा, रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तानी सोसाइटी। ठीक है, वो स्टेटस ऑफ वुमेन था हमारा टॉपिक, और इधर आएगा रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तानी सोसाइटी। और सब टॉपिक्स हमारे बन गए हैं, ये देखें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब औरतों का किरदार पाकिस्तानी सोसाइटी में हमने लिखना है ना, जो हमारा क्या उसको कहते हैं, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है, उसका ये थीसिस स्टेटमेंट है। इसके बाद हम अपना जो ऐसे में सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे होगा, यानी कि औरतों की जो सियासत में शिरकत है उसके बारे में। दूसरा हमारा उनकी मुआशी जो सेल्फ रियलेंस है, यानी कि अपने खुद अपने फाइनेंशली खुद पे डिपेंड कर रही हैं वो, यानी कि वो जॉब्स वगैरह कर रही हैं, अपनी फाइनेंस को खुद हैंडल कर रही हैं, इकोनॉमी को अपनी खुद कंट्रोल कर रही हैं, इस पे होगा। तीसरा पैराग्राफ हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे होगा। ठीक है, 3 सब टॉपिक हो गए, एक हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि बच्चों आपको अच्छे से समझ आ जाए। प्रैक्टिस नंबर हम 4 देखते हैं कि लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग थीसिस स्टेटमेंट, द मेन टॉपिक इज अंडरलाइन एंड द सब टॉपिक्स आर इन ब्रैकेट्स, indicate the words or punctuation marks that are used to introduce the topics। आपने क्या करना है, वर्ड्स और पंक्चुएशन मार्क्स ढूंढने हैं जो आपके टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के, सब टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हुए हैं। ठीक है, हम देखते हैं पहला, कैपिटल पनिशमेंट शुड बी अबॉलिश्ड नॉट ओनली बिकॉज इट डिप्राइव्स अ ह्यूमन बीइंग ऑफ लाइफ बट आल्सो बिकॉज इट डज नॉट स्टॉप क्राइम। कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है भला, इसको कहते हैं हम सजाए मौत, जो होती है ना फांसी की सज़ा, उसको कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, सजाए मौत को। वो कह रहा है कि ये अबॉलिश होनी चाहिए, यानी कि ख़त्म होनी चाहिए, नॉट ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये इंसान को ज़िंदगी से डिप्राइव यानी कि महरूम कर देती है, लेकिन इसलिए भी बिकॉज इट डज नॉट स्टॉप क्राइम, कि इस ये क्राइम को रोक भी नहीं सकी। वैसे ये गलत बात है। कैपिटल पनिशमेंट सजाए मौत इस्लाम में है तो उससे क्राइम रुकते तो हैं अगर किसास की बुनियाद पे हो, अगर गलत दी जाए तो फिर तो गलत है, लेकिन अगर मतलब जिस हक है जो कसूरवार है उसको सजा दी जाए फिर तो क्राइम रुकते हैं। इस पर मैं इससे एग्री नहीं करती, लेकिन समझा देती हूँ आपको। ठीक है, अच्छा ये बात होगी। अब हमने क्या निकालना है इसमें से, टॉपिक हमारा क्या है, कैपिटल पनिशमेंट हमारा टॉपिक हो गया, डेफिनेटली यही टॉपिक है हमारा कि ये कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, सजाए मौत के बारे में बात हो गई, हमारा टॉपिक हो गया ऐसे का। सब टॉपिक हमने निकाल लेने हैं। एक तो सब टॉपिक ये है कि इसको अबॉलिश होना चाहिए, दूसरा ये है कि इंसान को ज़िंदगी से महरूम कर देती है, सॉरी अबॉलिश होना चाहिए ये नहीं, ये हमारा हो गया, इसका ही साथ ही आ जाएगा। ठीक है, पहला सब टॉपिक है हमारा इंसान को ज़िंदगी से महरूम कर देते हैं कैपिटल पनिशमेंट, इसको अबॉलिश होना चाहिए, ये हमारा टॉपिक है। जो सिर्फ हमारा मेन टॉपिक है वो हम कैपिटल पनिशमेंट लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे उसके डिटेल में हम ये कर देंगे कि इसको अबॉलिश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान को ज़िंदगी से महरूम कर देती है। अब डेप्रिवेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, अब हम जो पहला पैराग्राफ लिखेंगे ना उसका टॉपिक होगा डेप्रिवेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, डेप्रिवेशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम अ लाइफ। ठीक है, फ्रॉम लाइफ सॉरी, कि इंसान को ज़िंदगी से महरूमियत वो कौन देती है, कैपिटल पनिशमेंट। ये पहला पैराग्राफ हो गया हमारा, सब टॉपिक एक बन गया। और दूसरा कौन सा, कि डज नॉट स्टॉप क्राइम, के क्राइम्स को भी नहीं रोकती। ठीक है, दूसरा ये हमारा हो गया। वर्ड द इंट्रोड्यूस सब टॉपिक्स, अच्छा ये हमने जो ढूंढना था वो इधर आंसर लिखे हुए, कैपिटल पनिशमेंट डिप्राइव्स अ ह्यूमन बीइंग ऑफ लाइफ। ये इन्होंने एक ही बनाया हुआ सब टॉपिक, ह्यूमन बीइंग ऑफ लाइफ डिप्राइव कर देते, लेकिन ये दूसरा भी सब टॉपिक बनता है। ठीक है, डज नॉट स्टॉप क्राइम, अगेन ये हमारा टॉपिक, एक सब टॉपिक और दूसरा सब टॉपिक, बात वही है जो ऊपर हमने समझी है, बार बार प्रैक्टिस से आपको समझाया जा रहा है। वेल आगे देखते हैं, डज नॉट स्टॉप क्राइम, दूसरा भी सब टॉपिक लिखा हुआ है, सॉरी मैंने पहले देखा ही नहीं आपका लेक्चर आगे। अच्छा ठीक है, ये दोनों हमारे सब टॉपिक हो गए। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया दोनों नोटेड है। अच्छा, वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस सब टॉपिक्स, नॉट ओनली बट आल्सो, ना सिर्फ लेकिन ये भी, ये वर्ड्स हमारे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके सब टॉपिक्स को। अब इन वर्ड्स को आप नोट कर लें, इनको याद रखें कि ये आप खुद ही, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़े, लेकिन आपके लेक्चर में है तो आप इसको नोट कर लें। आपको मेरे ख्याल से इस हद तक मैंने ब्रीफ कर दिया, अगर आप अच्छे से समझ पाएँ तो आप खुद ही आप उसको रियलाइज़ कर लेंगे कि ये कौन से लफ्ज़ हैं जो हमें सब टॉपिक्स बता रहे हैं, और कौन सी जनरल स्टेटमेंट है, और कौन सी हमें जो वर्ड्स हैं वो हमें टॉपिक बताए हैं। ठीक है, लेकिन अब ये भी इंट्रोड्यूस कर लें, ये वर्ड्स नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी आप सब टॉपिक्स को आपको रियलाइज करने में मदद देंगे। ठीक है, थर्ड देखें, इसमें भी वही हमने करना है, वर्ड्स ढूंढने हैं, देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वुमेन आर लाइकली टू लिव लॉन्गर देन मेन फॉर 2 रीजंस,
औरतें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजारती हैं 2 वजूहात की वजह से। दे लेड लेस स्ट्रेसफुल लाइफ, वो कम जहनी शिका दबाव वाली, स्ट्रेसफुल यानी कि जहनी तनाव जिसको कहते हैं ना, स्ट्रेस वैसे कहते हैं दबाव को, तनाव को, लेकिन जहनी तनाव यहाँ आ जाएगा ना, कि उस वाली कम दबाव वाली ज़िंदगी गुजारती हैं। एंड दे लुक आफ्टर देयर हेल्थ, और वो उनकी ज़िंदगियों का ख्याल रखते हैं, यानी कि मर्द औरतों की ज़िंदगियों का ख्याल रखते हैं। ज़ाहिर है बाप है तो अपनी बेटी का, और हस्बैंड है तो अपनी वाइफ का, और वेल ऐसे सो ऑन, ठीक है। ये 2 वजूहत हैं। अब टॉपिक है वुमेन लिव लॉन्गर लाइफ देन मैन, कि औरतें मर्दों से ज़्यादा जीती हैं, ठीक है। ये हमें क्लियर है, आपको खुद ही ये लाइन पढ़ के मुझे पता चल गया था यहाँ देखने से पहले कि ये टॉपिक है, ठीक है ना। और सब टॉपिक अब हमने इसमें से निकालने हैं। सब टॉपिक्स ये हमारी 2 ही रीज़न है, लेस स्ट्रेसफुल लाइफ एक सब टॉपिक है, और दूसरा है मैन लुक आफ्टर वुमेन, ठीक है। मर्द औरतों का ख्याल रखते हैं। दे लुक आफ्टर देयर हेल्थ ऐसे भी कर लें, या मैन लुक आफ्टर वुमेन ऐसे कर लें, तो आपको ज़्यादा इजी बन जाएगा सब टॉपिक, ठीक है। लिखना नहीं है, ये सिर्फ अपने माइंड में रखने हैं अगले पैराग्राफ्स लिखने के लिए, ठीक है। पहला पैराग्राफ इस पे होगा और दूसरा नेक्स्ट पैराग्राफ इस पे बनेगा हमारा, ठीक है। ये सब टॉपिक हो गए। वर्ड दैट इंट्रोड्यूस टॉपिक, अब आपने बताने हैं वर्ड जो इंट्रोड्यूस करें टॉपिक को। दे लेड लेस स्ट्रेसफुल लाइफ, ठीक है। एक तो ये जो 2 डॉट यूज हुए हैं ना, ये 2 रीजंस हैं। अब वो रीजंस अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज़ाहिर जो बातें एक्सप्लेन कर रही है की जा रही हैं वो सब टॉपिक्स ही हैं कि उन पे आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ये भी एक निशानी है आपकी, ये जो 2 डॉट्स यूज होंगे ना कॉलम, और दूसरा कौन सा एंड दे, और जो एंड वर्ड है ना आपका, ये भी आपको सब टॉपिक में रियलाइज करने में मदद करेगा कि जहाँ एंड आ जाए। नॉट ओनली बट आल्सो तो है ही है ना, ये डबल डॉट और एंड भी, क्योंकि और आ गया ना कि ये बात और ये बात और ये बात, फिर आपको पता चलेगा इस पे आपने अलहदा पैराग्राफ लिखना है, और के बाद वाली दूसरी बात पे अलहदा, और के बाद वाली तीसरी बात पे आपने अलहदा अलहदा, ये आपके सब टॉपिक्स बन गए, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। आगे हम देख लेते हैं, इसकी भी चीटिंग नीचे लिखी हुई है। वेल छोड़े, हम चीटिंग नहीं देखते, हम समझेंगे अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है ना। थर्ड देखें, वो प्रोटेक्ट डोमेस्टिक एनिमल्स बिकॉज दे आर वैल्यूएबल टू यूज मटेरियली एंड इमोशनली, कि इनको मटेरियली यानी कि जो कहते हैं मादी तौर पर, यानी कि पैसों के लिहाज से या दुनियावी तौर पर भी अच्छा यूज़ वैल्यूएबल होते हैं, और इमोशनली भी वैल्यूएबल होते हैं। कौन? डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि जो घर में पाले वाले जानवर हैं वो, ठीक है। अब टॉपिक क्या है इसका? ज़ाहिर है डोमेस्टिक एनिमल्स ही होगा कि हमें डोमेस्टिक एनिमल को प्रोटेक्ट हमें करना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूएबल होते हैं मटेरियल इमोशनली दोनों तरह से, ठीक है। अब प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, ये डेफिनेटली हमारा ये टॉपिक बन गया। और सब टॉपिक्स क्या है कि वैल्यूएबल कैसे हैं, एक तो ये मटेरियली वैल्यूएबल है और दूसरा इमोशनली वैल्यूएबल है। ये एंड आ गया ना, ये हमारे 2 सब टॉपिक बन गए, ठीक है। समझ आ गई, ये भी आपने खुद ही ढूंढ लिए होंगे, मुझे पता है, मैं वैसे ही समझा रही हूँ आपको। और अब हमारा यहाँ जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं वो कौन से थे? वो बिकॉज है। बिकॉज इसलिए कि हमें जो प्रोटेक्शन है डोमेस्टिक एनिमल्स की वो करनी चाहिए, बात ख़त्म, जनरल स्टेटमेंट है। क्योंकि वो वैल्यूएबल है इसलिए भी और इसलिए भी। अब जो क्यों के आ रहा है ना, अब आपने क्यों के कोई पूरे ऐसे में नीचे पूरे कंपोजिशन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर बेटा ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट है, इसके बाद आपने ऐसे लिखना है, तो आपने इस क्यों के को एक्सप्लेन करना है, और क्यों के तो एक्सप्लेन होगा नहीं, उसके बाद जो बातें लिखी हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है कि ये वैल्यूएबल है मटीरियली और इमोशनली। मतलब ये जो वर्ड है ना, ये हमारे इंडिकेट कर रहा है कि ये 2 हमारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस नंबर 5 है, सारी प्रैक्टिस यहाँ इधर। वेल प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा सीखेंगे, वरना आप नहीं सीख सकेंगे। और प्रैक्टिस खुद सिर्फ इधर तक नहीं करनी, खुद भी आपने करनी है, ठीक है ना। वेल देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग थीसिस स्टेटमेंट बाय एडिंग टॉपिक्स टू देम। आपने टॉपिक ऐड करने हैं स्टेटमेंट्स के। इफ़ यू आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो मेक श्योर यूज स्ट्रक्चर आर पैरेलल। इन कंजंक्शन को भी यूज़ करना है, पैरेलल स्ट्रक्चर मतलब बनाना, ठीक है ना। फर्स्ट देखें, दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द एवरेज पर्सन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ, कि जो एवरेज पर्सन की लाइफ जिंदगी की उम्मीद है वो इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ, किस वजह से इंक्रीज हो रही है? मेरे से आप पूछें तो मैं तो यहाँ यही कहूँगी कि ये इसलिए इंक्रीज हो रही है कि बिकॉज ऑफ, मतलब मैं तो उसको ऐसे करूँगी कंसिडर के बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ ग्रेड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की उसको क्या कहते हैं, ग्रीड क्या कहते हैं उसको, लालच की वजह से, कि इंसान की एवरेज लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी वो उसको लालच है उसकी, इसलिए। खैर ये फन में था, ऐसा नहीं था आपने लिखना, आपने यहाँ लिखना है लॉजिकल आंसर देना, मजाक कर रही थी।
कि इंसान की जो ज़िंदगी की उम्मीद है, एवरेज ज़िंदगी की एक्सपेक्टेंसी, मतलब उसकी ज़िंदगी बढ़ने की जो उम्मीद है, एक्सपेक्ट ये है ना कि उसकी एवरेज लाइफ ज़्यादा होंगी। ये क्यों इंक्रीज़ हो रही है? बिकॉज ऑफ, आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ के। हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि पहले ऐसा होता था, कोई क्रॉनिक किसी क्या कहते हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती थी तो फ़ौरन डेथ हो जाती थी, लेकिन अब हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं कि वो रिकवर कर लेता है। इस तरह आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ गुड फूड, मतलब अच्छा, अब खुराक इतनी अच्छी है कि इंसान ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है। और आप दोनों चीज़ें भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ, आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड गुड फूड। ठीक है, दोनों चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात? आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि इंसान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों बढ़ गई है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको 2-3 बातें बताई, आपको जो पसंद आए या पीछे अच्छा बना सके मुझसे, तो आप वो लिख लेंगे। ठीक है, बात आपको समझाना मकसद। वेल, सेकंड देखें, टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग अवर लाइव्स इन 3 इंपॉर्टेंट एरियाज। 3 मखसूस हिस्सों में जो है एरियाज़ में टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को इंक्रीज़ कर रही है। अब 3 एरियाज़ आ गए हैं ना, अब इसको टॉपिक क्या बनेगा, इसका भी मैं टॉपिक बताती हूँ आपको। हमने टॉपिक और सब टॉपिक्स पहले तो नोट करना है, ये तो प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। इसकी टॉपिक बनेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन एवरेज पर्सन। ठीक है, ये टॉपिक बन जाएगा हमारा। ठीक है, और आगे जो हम लिखेंगे ना, अगर बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, अब जो हमारा हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो हमारा पहला सब टॉपिक बनेगा। एंड गुड फूड, और जो गुड फूड है हमारा, गुड फूड फैसिलिटीज़, और जो हमारा सेकंड सब टॉपिक बनेगा। अगर हम और भी चीज़ें इसमें लिखेंगे ना, एवरेज लाइफ, और भी ढेर सारी चीज़ें जो फैक्टर बढ़ा रहे हैं वो भी हम लिखेंगे, तो वो ऐसे ऐसे हमारे अगले सब टॉपिक बनते जाएंगे। समझ रहे हैं ना बेटा? हम थीसिस स्टेटमेंट सीख रहे हैं, आपको पता है, जिसमें से हमने टॉपिक और सब टॉपिक्स निकालने होते हैं। हमने स्टेटमेंट को कंप्लीट किया, ये हमारा टॉपिक और सब टॉपिक्स भी हमने निकाल लिए। अब इसमें हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी रोज़ हमारी जो चेंजिंग अवर लाइफ में चेंज हो रही है। सो टेक्नोलॉजी 3 हमारे जो एरियाज हैं लाइफ के जिसमें चेंज हो रही है ज़्यादा। अब इसका टॉपिक ये बनेगा चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ। ठीक है, टॉपिक यही बनाना है, वर्ड्स को आगे पीछे कर लेना है। ज़ाहिर है, वर्ड्स को जोड़ के आपने प्रॉपर सेंटेंस तो बनाना है ना, मतलब सेंटेंस एक नहीं, लेकिन टॉपिक को प्रॉपर तो करना है। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग अवर लाइफ, ये नहीं ठीक बनेगा। मतलब आप इस तरह इसको लिखें, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ। ठीक है, कि जो हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी चेंज का, सॉरी लिखें इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी के चेंज का जो असर है वो आपका, ये आपका टॉपिक बन गया। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? 3 इंपॉर्टेंट एरियाज़ अब हमें लिख देंगे इधर। कौन से एरियाज़? पहला आप एजुकेशन लिख दें, एजुकेशन के आप कितनी इनहेंस हो गया कि आप ये देखें ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और दूसरा आप लिख दें कि एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को चेंज किया है। तीसरा आप लिख दें उसमें इंटरटेनमेंट में भी, मतलब हम बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जिससे इंटरटेन हो सकते हैं। और उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ में भी मतलब हेल्थ क्या उसे कह लेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज या हेल्थ असिस्टेंस आप कह रहे हैं, उसमें भी हमें टेक्नोलॉजी ने, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन आपने 3 लिखने हैं, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट इधर लिखे हुए हैं। 3 में आप एक एजुकेशन लिख दें, एक इंटरटेनमेंट लिख दें, और तीसरा आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लिख दें, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट लिख दें। ठीक है, 3 लिखेंगे और वो 3 हमारे क्या बन जाएंगे भला? आपको पता है, सब टॉपिक्स बन जाएंगे हमारे। फिर वो एजुकेशन पे हम एक पैराग्राफ बनाएंगे, इससे इस थीसिस स्टेटमेंट्स के बाद जो हम पूरा पैराग्राफ अपना ऐसे कंपोजिशन लिखेंगे ना, पहले एजुकेशन पे बनेगा, दूसरा अगर हमने एंटरटेनमेंट लिखा है उस पर, तीसरा हेल्थ फैसिलिटीज़ लिखा है या एग्रीकल्चर एडवांसमेंट लिखा है उस पर, वो हमारे सब टॉपिक्स बन जाएंगे। और टॉपिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगली हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉरेन लर्नर ऑफ इंग्लिश हैज़ प्रॉब्लम्स विथ 3 साउंड्स, कि जो फॉरेन लर्नर होते हैं इंग्लिश के, उनको 3 साउंड्स से प्रॉब्लम होती है। एक तो वॉवल्स की साउंड्स उनको प्रॉब्लम करती है, दूसरी जो होती है उसकी फिनेटिक्स की साउंड, वॉवल्स की साउंड, और डाइफिनेटिक जो होते हैं उनकी साउंड्स उनको प्रॉब्लम करती है। और तीसरे नंबर पे कॉन्सोनेंट की जो साउंड होती है वो भी उनको प्रॉब्लम करती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, वॉवल्स की साउंड, डायफिनेटिक्स की, और कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो उनको फॉरनर जो होते हैं लर्नर इंग्लिश को, उनको प्रॉब्लम होती है ये समझने में। ये तीनों आप लिखेंगे, ये हमारे सब टॉपिक्स अगेन। और जो हमारा यहाँ मेन टॉपिक बनेगा, आप कहेंगे प्रॉब्लम्स, इंग्लिश लर्निंग प्रॉब्लम्स टू फॉरेन लर्नर। ठीक है, फॉरेन लर्नर की प्रॉब्लम्स जो इंग्लिश सीखने में उनको आती है, ये हमारा टॉपिक बन जाएगा। 4 पे देखते हैं, नोबडी लिव्स लाइक्स वाचिंग टेलीविजन कमर्शियल, कि कोई भी टेलीविजन कमर्शियल वॉच करना, देखना पसंद नहीं करता, क्यों भला? इसका टॉपिक हमारा बनेगा डिसलाइकिंग ऑफ टेलीविजन कमर्शियल की नापसंदीदगी। ठीक है,
ये हमारा टॉपिक बन गया। सब टॉपिक हम बना लेते हैं। क्यों नहीं देखना पसंद करता? बिकॉज दे आर रिपीटिव, कि ये बार बार आती है ना, बार बार रिपीट होती है, बंदा बोर हो जाता है एक बार बार चीज़ देख लेके, इसलिए वो देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, आप इसलिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज टेलीविजन कमर्शियल्स आर बोरिंग, कि ये बोरिंग होती हैं इसलिए भी नहीं पसंद करते। अब रिपीटिव और बोरिंग दोनों चीज़ें भी लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ओनली रिपीटिव बट दे आर बोरिंग, कि ये सिर्फ रिपीट ही नहीं बार बार होती, ये बोरिंग भी होती हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट दे आर नॉट ओनली बोरिंग बट रिपीटिव अगेन एंड अगेन, रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सॉरी, कि ये सिर्फ बोरिंग भी नहीं होती, बार बार रिपीट भी होती रहती है। अब आप एक चीज़ लिखें, दो लिखें, वो हमारे क्या बनेंगे? सब टॉपिक्स बनेंगे, आपको पता है, और टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अ गुड टीचर मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। अब एक गुड टीचर की क्वालिटीज़, अब इसका टॉपिक बनेगा क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर, और जो हम क्वालिटीज़ फॉलोइंग लिखेंगे उस एक एक टॉपिक हमारा वो एक एक सब टॉपिक बनता जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक और सब टॉपिक आपने बताना नहीं था इस प्रैक्टिस में, लेकिन बेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि वो आपका ज़्यादा फोकस इन दो चीज़ों पर होगा, तो आप थीसिस स्टेटमेंट को सीख सकेंगे। ठीक है, अब गुड टीचर की आप क्वालिटीज़ बता दें कि फोकस ऑन स्टूडेंट, इनकरेज द स्टूडेंट्स एंड हैज़ स्किल इन हिज सब्जेक्ट, कि उसको अपने सब्जेक्ट में स्किल होती है, स्टूडेंट पे फोकस करता है, उनको इनकरेज करता है, उनकी हौसला अफजाई करता है, और उनको डिग्रेड नहीं करता, और उनको इनकरेज करता है क्वेश्चन पूछने पे, और ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। गुड टीचर्स की ढेर सारी स्टेटमेंट जितनी भी आप लिख सकते हैं क्वालिटीज़, और वो एक एक क्वालिटी हमारी क्या बनेगी? सब टॉपिक, और हमारा मेन टॉपिक जो है वो है क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर। ठीक है, होप सो बेटा आपको समझ आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहती हूँ, आप सब सोचेंगे हर लेक्चर के बाद में बाद ही ये कहती हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बताऊँ CSS में क्या होता है, ये जो इंग्लिश ऐसे है ना, शायद आपको बल्कि पहले भी मैंने बताया, इसमें स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट पास कर लेते हैं, इसमें वो नहीं इसको क्लियर कर पाते। क्यों? उनको ये बेसिक्स नहीं पता होता जो आप पढ़ रहे हैं। आपको इसको इतने अच्छे से ग्रैस्प करना है कि आपको, अगर आपको लाइफ में इंशाल्लाह किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में अपेयर होने का मौका मिले, तो आप उसको लूज ना करें, बल्कि अच्छे से उसको विन करें। ठीक है, बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ अहेड एंड एज वेल एज फॉर योर स्टडीज़। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, अल्लाह हाफिज़।